बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाजरीन, बहावलपुर में कन्वेंशन से खिताब करते हुए मरियम नवाज साहिबा ने आज कहा कि हमें जिन हालात में मुल्क मिला शुक्र करें कि अभी तक बचा हुआ है। दूसरी जानिब अदालत की जानिब से फवाद चौधरी साहब को जमानत पर रिहाई का हुक्म मिल गया है, जबकि साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब ने आज कहा कि दहशतगर्दी और महंगाई का जिम्मेदार नहीं, अब मैं होता हुकूमत में तो जवाबदेह होता। इस समय दिन भर जो हम मौजूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी आपको सर, जहां हुकूमत को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना था, ख्वाह वो पीटीआई जमात से हो या फिर इत्तेहादी जमातों से, अब इत्तलात ये आ रही हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। क्या मजीद चैलेंजेस आप देख रहे हैं नून लीग की हुकूमत को आइंदा आने वाले दिनों में? नून लीग की हुकूमत, हाँ अगर कहा जाए तो नून लीग की हुकूमत ही है, अरेंजमेंट है, इत्तेहाद है, जो भी है। लेकिन अमलन जो है अब ये अमलन ये अपना ये ख़त्म हो रही है हुकूमत। सही, ये ख़त्म हो चुकी है, आप कहें यही रेलिवेंट हो चुकी है। और आज जो दो तीन बातें हुई उसमें से एक, जैसे कि बात आपने कही कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब का अलग होना जो है जी, और तरदीदें भी हो रही हैं, लेकिन जाहिर है कि वो काफ़ी अरसे पहले से ये बात थी कि वो अलग होना चाह रहे हैं। निजी महफिलों में भी उन्होंने अपने दोस्तों से इन बातों का जिक्र किया। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब के अलावा फिर अब और शख्सियत भी हैं आने वाले दिनों में, जिनको मरियम नवाज साहिबा का ख्याल ये कि वो अंकल्स हैं और नई क़यादत को आगे आना चाहिए। अब नई क़यादत कौन सी आगे आती है ये देखना है, और नई क़यादत से मतलब कौन सी नई क़यादत है, क्योंकि तमाम जो शख्सियात हैं वो तो मतलब पुराने ही चेहरे हैं। तो लेकिन कौन से ऐसे लोग हैं जो आने वाले दिनों में मज़ीद अलग होते हैं, ये देखना है। फवाद चौधरी साहब की आज ज़मानत हो गई और उनका केस एक अजीब पुरअसरार सा केस था, जिसमें कोई समझ ही नहीं आया कि उनको FIR कैसे कटी, फिर गिरफ्तारी हो गई, फिर उसमें जो है वो मुकदमा बन गया, फिर उसके बाद तो बहरहाल अल्लाह करके वो उनकी ज़मानत हुई है। और दरमियान में जिस तरह उनको लाया गया और सारे वो मामलात, उस पर बड़ी दुनिया भर में उसकी मजम्मत भी हुई। अच्छा, अब यहाँ पे दो तीन बातें बड़ी अहम हैं। पहली बात तो ये है कि अगर मरियम नवाज साहिबा आगे आई हैं तो मरियम नवाज साहिबा अब चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, और यानी मुस्लिम लीग नवाज की जो क़यादत है अमली तौर पे वो चीफ ऑर्गेनाइज़र के पास है। अच्छा, चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं और एक उनके मुतबादिल ओहदा और है, और वो है शहबाज शरीफ साहब का। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एक एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले से, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले से उनकी जो साख थी वो इस हुकूमत के जाते ही, या जिस तरह से मरियम नवाज साहिबा ने आज कहा कि मैं इलेक्शंस में उतर गई हूँ, इलेक्शंस की कंपेन का आगाज़ कर रही हूँ, तो इलेक्शंस की कंपेन का वो आगाज़ कर रही हैं तो उसमें वो शहबाज शरीफ साहब की जो भी हुकूमत या इसकी लेगेसी को लेके साथ नहीं जा रही जी। जो राना सनाउल्लाह साहब हैं वो जाहिर है कि पंजाब के सदर हैं मुस्लिम लीग नून के, तो उस हैसियत में वो साथ हैं। लेकिन इसकी इस पूरी जो इसमें जाहिर शहबाज शरीफ साहब की जो अच्छाइयाँ या बुराइयाँ, इसको तो हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा डिज़ास्टर हुआ इस पूरी की पूरी अरेंजमेंट में या सेटअप में, वो ये हुआ जब मिफ्ता इस्माइल साहब के बारे में ये तासुर दे दिया गया कि मिफ्ता इस्माइल जैसे कोई जासूस हैं जो मुस्लिम लीग नून में घुसे हुए हैं, मुस्लिम लीग नून की अवाम में मकबूलियत के खात्मे के लिए किसी ने भेजा है उन्हें, और वो IMF से बात ही नहीं कर सकते। और इसहाक डार साहब आएंगे तो इसहाक डार साहब हमारी पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज़्यादा यानी तजर्बाकार, 75 साल के अंदर सबसे तजर्बाकार जो वज़ीर ख़जाना हैं, जो 3 दफ़ा वज़ीर ख़जाना बने, तो वो आएंगे तो ये IMF पैरों में गिरा होगा। और झटपट डॉलर भी ये और उनको तो खूबी यही थी ना कि डॉलर ऐसे गिरेगा, डॉलर का इशू है। और इनकी वजह से जो है वो मीटिंग से उठ के चले गए नवाज शरीफ साहब, और जब डॉलर ऊपर नीचे हुआ तो ये मिफ्ता इस्माइल को तो बात ही नहीं करनी आती है IMF से, तो डार साहब आएंगे, IMF को आंखें दिखाएंगे, तड़ियां देंगे 2-4, और IMF वो धड़ गिरेगा पैरों में आके, उसके बाद जो है वो दूध शहर की नहरें बहेंगी, और वो जो है वो उसके बाद वो अल्लाह खैर सल्ला इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा।
अब मसला ये हो गया कि वो जो शहबाज शरीफ साहब की काबीना में या तो वो सारी जो ग्रुप था ना वो सारा का सारा फारिग हो जाता, उसमें तो कुछ लोग मरीम नवाज साहब के, उसमें जो असल मलबा है वो है इसहाक डार साहब का। अच्छा, इसहाक डार साहब ने यानी मईशत है, अवाम को एहसास है, सब कुछ है, बातें मरीम नवाज साहब सही कर रही हैं, लेकिन मसला ये कि वो तो इसहाक डार साहब तो उधर नवाज शरीफ साहब का जो मरीम नवाज साहब का जो उनसे तो वो अलग हो ही नहीं सकती। तो वो एक ऐसा मसला है जो साथ साथ चलेगा उनके। और इसका मतलब है कि फिर अच्छा यहां तक मामला चला गया कि उनको जोकर कह दिया सलमान शहबाज साहब ने कि वो तो जोकर हैं, पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद जोकर हैं। अच्छा, जोकर जो कहा तो उसके बाद तो अब आप देखें अब आज क्या सूरत हाल हुई है। मतलब इस एहसन इकबाल साहब ने कहा कि IMF ने हमें नाक रगड़वा दी जी। अच्छा, और उसके साथ ही बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें, 600 या 800 अरब रुपए के टैक्सेस। फिर एक नया मसला आ गया, ये IMF की गुफ्तगू में कहीं इमरान खान भी टपक गए बीच में। जी। उन्होंने पूछा है, IMF का जो डेलीगेशन है उन्होंने पूछा है कि ये एक तो इन्होंने सुपर टैक्स लगाया था तो अदालत सिंध हाईकोर्ट ने उड़ा दिया था उसको। एक तो उन्होंने कहा कि आप हमें गारंटी दें कि जो आप फैसले करेंगे, सख्त फैसले, मुश्किल फैसले, तो क्या उसमें अदालतें तो नहीं उड़ा देंगी उन्हें। अब ये उसको सोच रहे हैं कि अदालतें कैसे मतलब कैसे नाफिज करें, तो अदालतों में चैलेंज हो जाए तो अदालतों की भी एक जमानत, फिर सदारती ऑर्डिनेंस की जगह वो शायद एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में 14 दिन और लगेंगे। लेकिन साथ इमरान खान का जिक्र खैर भी आया है कि इमरान खान साहब जो हैं वो देखें, ये असल में ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये गड़बड़ जो डार साहब, अब बात क्या की जाए, मतलब ठीक है हो गया, लेकिन वक्त ऐसा है कि अब वो ये इशू ये है कि ये 9th जो रिव्यू जो हो रहा है अभी, जो 9 तारीख तक चलेगा, जिसका दूसरा, इसके बाद फिर एक मुआहदा होगा, फिर ये बोर्ड में जाएगा, फिर बोर्ड इसको तय करेगा। अच्छा, 9वां और 10वां रिव्यू साथ होता है नहीं होता ये भी हमें नहीं पता अभी तो उसकी बात भी नहीं हो रही। अच्छा, फिर उनका ये भी कहना है कि भाई इसमें ऑपोजिशन का क्या रोल होगा, मतलब इमरान खान जो है क्या ऑन बोर्ड हैं। अगर फर्ज करें इसमें इलेक्शन हो गए इसी अरसे में और इमरान खान आ गए और पता चला कि वो पैसे दरमियान में इमरान खान ने कहा कि ये क्या मैं तो नहीं मानता और मैं तो तोड़ दूंगा, मैं इस तरह की को बात की, ये तो पैरों में गिर गए ये सारा। तो इमरान खान साहब का जिक्र खैर आया गुफ्तगू के दौरान। मैंने कहा इमरान खान साहब ने इसको पूरे सिस्टम को एक अजीब तरह से फंसा लिया है ना। तो कह रहे हैं कि अच्छा इस बात की क्या गारंटी है कि इमरान खान से बात करें आप, इमरान खान साहब ने ये किया, वो ऑपोजिशन किधर है, फिर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये वो सारा। तो वो अब ये हो तो जाएगा, लेकिन इसके नतीजे में जो तूफान आएगा, बिजली, गैस, 600, अब तो वो जो कह रहे हैं वो बात मानी जा रही है। मतलब इतनी मानी जा रही है कि 3 दिन पहले ही बढ़ा दिया आपने पेट्रोल 35 उन्होंने कहा नहीं। दूसरी जो बात है वो इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें चाइना, ये हम IMF को कोस रहे हैं, लेकिन अब ये देखें ना कि चाइना, सऊदी अरेबिया, UAE सब ने इसको लिंक कर दिया IMF के साथ जी। पूरी दुनिया में शायद ये वाहिद एक जगह है जहां पर मुल्क है जिसमें, मतलब आप देखिए ना कि श्रीलंका या बाकी जगहों पे मतलब ये बात हुई कि जी उनका डेट है, चाइना का हुआ है तो जी IMF, मतलब यहां ऐसा हुआ है कि वो एक चाइना ने लिंक कर दिया कि IMF की शराइत पूरी करें, सऊदी अरब ने भी लिंक कर दी है। तो उसका मतलब यह है कि आपका जो रियासती ढांचा है पूरा, उसमें इतनी ज्यादा गड़बड़ है। ये जो ऊपर बैठी हुई एलीट, कैप्चर जो लफ्ज आया है, जिसको कैप्चर एलीट पे पब्लिक चाहती है कि हो, और होगा ऐसे ही, क्योंकि अवाम का जो रैला आ रहा है ना, वो इसमें एक्सपोज बड़े हुए हैं ना, लोग बड़े एक्सपोज हो गए हैं कि किसने क्या किया, कि क्या घन चक्कर में लग रहा है। अच्छा, तो अब मसला ये है कि वो ये सारी गारंटीज मान के फिर वो इस प्रोसेस से निकलेंगे। अच्छा, तो इसका मतलब है कि अब इलेक्शन, मरीम नवाज साहब ने कहा कि हम इलेक्शन ईयर में चले गए, कोई आता है नहीं आता वो फर्क नहीं पड़ेगा। शायद तक नवासी साहब इमर्जिंग पाकिस्तान में की तरफ ज्यादा तवज्जो देंगे, मिफ्ता इस्माइल साहब ज्यादा देंगे, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने बात कर दी कि लूली लंगड़ी हुकूमत जो है उसकी वजह से लोग हमें गालियां दे रहे हैं, तो हमें इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए, क्या हम चिपके हुए हुकूमत से। तो अब इशू ये है सारा कि इस वक्त अगर हम इस तरह समझे कि हम इलेक्शन ईयर में दाखिल हो गए हैं, हालांकि इलेक्शन का ऐलान नहीं हो रहा। इमरान खान साहब ने कहा है कि इलेक्शन का ऐलान करें, और उनकी आगे सारी तवज्जो इस बात पे है कि इलेक्शन होना चाहिए, 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं हो रहा, ऐलान नहीं हो रहा इलेक्शन का, गवर्नर्स नहीं कर रहे। अच्छा, लेकिन इसमें जो इशू है वो ये है कि 3 हम समझे ना कि आने वाले दिनों में
3 वज़राए आज़म, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जब भी खत्म होती है, अमलन तो इधर उधर तितर बितर हो गई ना सारी, मरीम नवाज साहिबा के आने के बाद, और ये सारे जो लोग बोल रहे हैं बात करें। चलें, अब रह गया कि IMF। अब IMF के साथ मुआहदा होगा तो फिर IMF जो है वो पैसे कब देगी? क्या इंटरिम गवर्नमेंट बजट पेश करेगी? कुछ लोगों का कहना है कर सकती है निगरान काबीना, मतलब क्या उससे पहले इलेक्शन हो जाएंगे, या यही हुकूमत बजट पेश करेगी तो उसमें क्या होगा? ये जून में खत्म होना है IMF का जो उनके साथ एग्रीमेंट है। तो अभी बहुत उलझने हैं इसमें, अभी बहुत सारी उलझने हैं कि इलेक्शंस की तरफ हम जा रहे हैं नहीं जा रहे, केयर टेकर्स क्या। और डॉक्टर साहब इस तरह के मुआशी हालात में क्या इंतखाबात की तरफ जाया जा सकता है? नहीं, जाना पड़ेगा ना, वो तो आइन के मुताबिक तो जाना पड़ेगा, लेकिन एक उबाम है ना, गवर्नर्स ने अभी तक नहीं ऐलान किया। खत तो लिखे हैं, इलेक्शन कमीशन से कहा है कि आप बताएं कि क्या हालात हैं, इन हालात में इलेक्शन कमीशन ऐलान करे ना करे। इलेक्शन कमीशन है, गवर्नर्स ये हम डिस्कस कर चुके हैं 1-2 दिन पहले शेख उस्मानी साहब और शाह खावर साहब के साथ। लेकिन इसमें तो इसका मतलब 3 ऐसी शख्सियातें हैं जो अगले इलेक्शंस में वजारत उज़्मा के लिए आपस में जिनका टकराव होगा। सही। एक है इमरान खान, ठीक है, एक है मरियम नवाज साहिबा, और तीसरे हैं जो वाशिंगटन में है बराह रास्त रशिया से वाशिंगटन, और वो हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जिनके लिए यानी अब ये मैंने कहा ना, ये आपका ख्याल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के लिए बात कर रहे हैं वहां एंथनी ब्लिंकन से जो मिल रहे हैं और अमेरिकन के साथ जो मिल रहे हैं, तो वो आपका ख्याल है कि वो पाकिस्तान के IMF के प्रोग्राम के लिए बात कर रहे हैं इस वक्त? भाई वो उनको यहां लगाया हुआ है, वो सफीरों, वो एम्बेसडर लेवल पे इसहाक डार आए हुए हैं और असिस्टेंट डिप्टी सेक्रेटरी पता नहीं किस लेवल पे, और वो उधर वो अमेरिका में वाशिंगटन पहुंचे हैं, वो जनाब एक मीटिंग दूसरी मीटिंग, तो वो आपका ख्याल से शहबाज शरीफ की बात कर रहे हैं वहां पे। तो बात ये सारी कि वो तो अब ये 3-4 कैंडिडेट्स आपस में किस तरह से आगे, ये बस अब हो रहा है ना, अनलिश हो रहे हैं, इस तरह जा रहे हैं कि इलेक्शन, अब ये कि इलेक्शन ऐलान होता है नहीं होता, कब होता है कैसे होता है, उस तरफ जा रहे हैं। लेकिन एक और बात जो कल सानिया पेश आया, देखें ये बहुत, इसको पता नहीं इसको APS कहा जाए इसको दूसरा, या इसको कोयटा के अंदर जो वकला के साथ हुआ था, या और बहुत बड़ी दहशतगर्दी के वाकयात हुए, इस पे दिल बहुत दुखी है बेशक। अच्छा, और इसकी मैंने आपसे कहा ना कि इसमें एकदम से जो कल भी मैंने बात की थी ना कि इसको बहुत गौर से देखना जरूरी है कि पीछे कौन है, यानी कैसे प्लान हुआ, कैसे, और उसकी वजह से अब देखें कि पाकिस्तान ने भी बतौर रियासत इसमें मतलब बहुत ज्यादा कोई आप देखें कि वो इन्वेस्टिगेशंस और इंटेलिजेंस फेलियर और लैप्स हुआ और क्या हुआ वो तो सारा किया, लेकिन एकदम से पाकिस्तान ने इस पे बात नहीं हुई। यानी जमातुल अहरार या जमातुल अहरार क्या चीज़ है, इसमें जो खुरासानी, खालिद खुरासानी का जो ग्रुप, मुकर्रम खुरासानी का नाम आ रहा है इसमें, एक वो शख्स मुलविस है। लेकिन बहरहाल एक फेलियर हुआ, कई लेवल्स पे फेलियर हुआ। लेकिन इसमें एक और बात ऐसी है जो मेरे लिए जो है वो ज़रा थोड़ी सी, मैं जिसके ऊपर गौर कर रहा हूँ, अब पता नहीं इसमें, वो ये है कि कल जब ये हुआ है वाकया, तो यानी जब ये वाकया पेश आया है तो जो थॉमस वेस्ट हैं, थॉमस वेस्ट, उन्होंने पाकिस्तान, जो कि अफगानिस्तान के लिए नुमाइंदा खुसूसी हैं, तो अगर हम उनकी ट्वीट्स दिखा सकें, उन्होंने ट्वीट्स की हैं 31 जनवरी को, यानी कल उनकी ट्वीट्स हैं, और वो ये कह रहे हैं कि एप्रिशिएटेड, इसको जरा बड़ा कर दें, एप्रिशिएटेड पाकिस्तान हॉस्पिटैलिटी ओवर 2 days ऑफ प्रोडक्टिव मीटिंग्स, यानी वो 2 दिन यहां रहे, ठीक है। अच्छा, यहां पर सफारती महाज स्पेस का मतलब है बड़ी अफगानिस्तान के हवाले से बात हो रही थी। थॉमस वेस्ट मौजूद थे 2 दिन के लिए, और फिर जो दूसरा ट्वीट है उनका, उस ट्वीट में वो कह रहे हैं कि डिस्कस विद पाकिस्तान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, एम्बेसडर सादिक जो कि नुमाइंदा खसूसी हैं अफगानिस्तान में पाकिस्तान के, और फिर वो असद मजीद खान यानी जो सेक्रेटरी खारजा हैं, उनके साथ 2 दिनों में उन्होंने डिस्कस किया सिचुएशन को। पहले तो उन्होंने पहले ट्वीट में तो ये पेशावर वाकये की मजम्मत की है और उन्होंने अफसोस का इजहार किया है ना, पहले तो उन्होंने ये कहा कि बहुत अमेरिका उनकी तरफ से हुआ है। फिर दूसरा जो है वो ये हुआ है कि उन्होंने ये तालिबान का जो सूरत हाल है, इंटेलिजेंस यूनिटी, डेंजरस इम्पैक्ट, ये सारा, फिर इंपॉर्टेंस उन्होंने UN की बताई, ये सारी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वो यहां पे मौजूद थे जब ये वाकया पेश आया,
और उसके नतीजे में फिर यहां पर यानी उसी दौरान जो है वो जाहिर है कि जो यूएई के जो फर्मर अब है वो तो नहीं है, लेकिन थॉमस वेस्लियां यहां अफगानिस्तान ही डिस्कस हो रहा था जब ये यहां पे इतना बड़ा एक दहशतगर्दी का वाकया हुआ। अच्छा, ये अब यानी मैंने कहा ना कि चीजें जरा पेचीदा हैं, तो उसके नतीजे में ये हुआ कि पाकिस्तान ने भी अब देखें कि एकदम से कोई यानी होता है ना कि उसकी तहकीकात जारी हैं और यकीनन खुरे तक पहुंचा जाएगा, कोई ना कोई निशान छोड़ देते हैं वो पीछे जो भी दहशतगर्द होते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ कि अफगानिस्तान के सफीर को बुला लिया, ऐसा नहीं हुआ कि मजम्मत की उनके, ऐसा नहीं हुआ, ठीक है ना। यहां से कुछ बातें ऐसी हुई कि जी लोगों को आने क्यों दिया गया वहां से, उनकी वो दहशतगर्द क्यों आ गए, क्यों आके उनको छोड़ दिया गया, ये सारा कर दिया। लेकिन अफगानिस्तान की जो इंटरनल वहां पे सिचुएशन है उसको बहुत ज्यादा हमने यानी वहां की वोलेटाइल हालात है, वहां के हालात जो हैं वो स्टेबल नहीं है। अभी अफगानिस्तान का सेटअप स्टेबल सेटअप नहीं है। तो हमने कल भी बात की थी कि वहां बहुत सारे प्लेयर्स हैं, वहां पे क्या होता है क्या नहीं होता। अब तुर्की के कुछ और इंटरेस्ट थे, अरब ममालिक के कुछ और थे, कतर के कुछ और थे, खलीजी ममालिक में भी सऊदी अरब के कुछ और थे, कतर के कुछ और थे, चाइना रशिया उसको किसी और तरह देख रहा था, यूक्रेन की जंग छिड़ी नहीं थी उस वक्त, इंडिया किसी और तरह देख रहा था, पाकिस्तान, ईरान, हर मुल्क किसी और तरह से देख रहा था। तो अब सूरत हाल ये, तो इसलिए वो एक फ्रेजाइल सिचुएशन में वहां पर जो है वो पाकिस्तान ने जरा थोड़ा सा उसको देख रहे हैं कि अब व्हाट नेक्स्ट, ठीक है ना, अब क्या हुआ। तो वहां से अगर यहां लोग आ गए हैं या ये बाढ़ को तोड़ रहे हैं या जो भी है सिलसिला, तो इसको पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो सेटअप है वो इसको बैठ के तय करेगा। तो वहां अफगानिस्तान के अंदर हालात जो हैं वो मामूल के रहे हैं। आज वहां पे उनका आप देखें तो वहां पर वो अमू रिवर बैंक्स पे उनकी जो है वो तामीरात शुरू हो गई हैं। उसके बाद मुल्ला याकूब ने दौरा किया है, उनके बाद अमीर मुत्तकी जो हैं उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान मतलब हमारे ऊपर मत हमें कहा जाए कि हमारे हाथ से दहशतगर्दी हो रही, बार बार हमें ना कहा जाए, हमारी मदद की जाए, दुनिया हमें कबूल करे, वगैरह वगैरह जो भी बातें हुई। तो अच्छा, अब बात सारी ये है कि अब ये मामला है पेचीदा कि ये पाकिस्तान का एक तो इकोनॉमिक टर्मोइल बहुत ज्यादा खतरनाक हद तक, यानी ये आप देखिए ना, बिजली गैस, अब यानी कोई बात ही नहीं उनसे, हम कोई यानी आंखें दिखाना तो दूर की बात है। अब तो बिल्कुल वो जो कहेंगे वो गुजारिश भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। अब तो ये है कि वो अगर आ जाते यहाँ पे यूएई के फरमानरवा तो एलामी में लिख जाते हैं कि 2 अरब उन्होंने मजीद उसको रोल ओवर कर दिया, और वो भी अभी तक हवा में चीज, और 1 अरब का कर्जा वो भी हवा में। असल बात जो है ना, देखिए एक गलती हो जाती है, और गलतियां जाहिर है कि वो असेसमेंट गलत थी, ये सारा गलत था कि जी शायद आईएमएफ मान जाएगी, मना ले। लेकिन जो वाहिद चीज है ना, जो तकलीफ है वो ये है कि जब आप गलत बयान झूठ बोलते हैं, और वो ये है कि तमाम लोग बैठ के, तमाम उसमें वजीर खारजा भी हैं, उसमें वजीर आजम भी हैं, उसमें वजीर खजाना भी, तमाम काबीना बैठ के कह रही है कि हमें जनीवा से $10 अरब मिल गए और गैबी इमदाद आ गई और अगले हफ्ते से डॉलरों की बारिश होगी। मतलब ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो आदमी कहता है कि चलें, असेसमेंट की गलती हो सकती है ना, कि आईएमएफ को हमने कहा, मनाने की कोशिश की, उन्होंने चीजें सख्त कर दी। ये जिनीवा का रौला क्या था कि $10 अरब हमें मिल गए, और बाद में पता चलता है कि सारा का सारा वो तो पुराना कर्जा है जो रीशेड्यूल उन्होंने कर दिया, और कुछ भी नहीं है उसमें। तो ये आपने सैलाब जैसा जो एक तबाहकुन यहां पे एक तबाहकुन यहां पे वाकया पेश आया, उसको भी, उस पर भी आप दुनिया को कायल नहीं कर सके। पूरी दुनिया ने उसको डिस्कस किया है, वो कॉन्फ्रेंसेस हुई है, डोनर कॉन्फ्रेंसेस, और वहां पर जाकर भी आप तय नहीं कर सके कि क्लाइमेट के ऊपर दुनिया को कायल कर सके। मतलब आपने कुछ भी नहीं किया, वहां से भी कुछ नहीं हुआ, कुछ मतलब आप देखें बात ही है सारी। ये तो किसी मुल्क में भी, किसी अफ्रीकन कंट्री में कहीं पर भी कोई तबाही आ जाए, पूरी दुनिया आ जाएगी। आप पाकिस्तान के सैलाब उनको नहीं जाके भेज सके, क्योंकि उनको पता है कि जो लोग आए हैं ये कौन से लोग हैं, या क्या है खुदा जाने की क्रेडिबिलिटी, या क्या मसला है, वो उसमें भी कायल नहीं हो सके। अब अल्लाह खैर सल्ला, ये हम यहां पर आके रुके हुए हैं, और ये अगले चंद रोज जो है ना, मैंने आपसे कहा कि अब इसमें इंतखाबात की तरफ जाते हैं या नहीं जाते। मरीम नवाज साहब की गुफ्तगू से तो लगा कि इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत वाशिंगटन में, यानी जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, वो क्या इलेक्शंस के बारे में सोच रहे हैं, वो वहां बैठ के सोचेंगे या वापस आके ऐलान करेंगे कि इलेक्शन कब होगा। लेकिन इशू ये सारा कि
इलेक्शन तो अनाउंस करना, अच्छा ये मैंने आपसे कहा इलेक्शन है नहीं है, ये मुल्क इसी तरह से अदम इस्तेकाम का शिकार है ना, बहुत ज्यादा। आपकी इत्तेहादी हुकूमत बनाने का फैसला भी कहा जाता रहा है कि जरदारी साहब का था, तो इस वक्त नून लीग को अपनी क्रेडिबिलिटी बचाने के लिए क्या इंतखाबात की तरफ नहीं जाना चाहिए? नहीं, देखिए मरीम नवाज साहबा ने एक तो वो 5 के टोले वाला किस्सा छोड़ देना, उन्होंने आज तनकीद की साकिब निसार साहब, उनका हक बनता है चले उनके। दूसरी उन्होंने तनकीद की जनरल बाजवा पे और जनरल फैज पे, ठीक है। अच्छा, 2 नाम उसमें से निकल गए, यानी जनरल अभी मैंने मुस्लिम लीग नून के इनके बात की, पता नहीं वो किस कैंप में, जिस कैंप में मुस्लिम लीग नून के बड़े अहम रहनुमा वजीर हैं, तो मैंने कहा जी वो जनरल पाशा और जनरल जहीर, उनका नाम क्यों नहीं लिया? तो कह रहे हैं उनका नाम शायद आगे लें। तो फिर मैंने थोड़ा सा उनसे डिस्कशन हुआ, मैंने कहा जी ध्यान रखिएगा, पता है जनरल पाशा आ गए मीडिया पे, और जनरल पाशा ने आके कहा कि वो ऐसा, मेरे तो बड़े अच्छे दोस्त थे नवाज शरीफ साहब, वो क्या था मेमो गेट में, मेरे तो कहने पे क्या मुझसे क्या नाराजगी होगी मेमो गेट, देखे ना जनरल पाशा है तो उनको तो अरसा हो गया ना, वो तो 100 बातें 1000 बातें वो निकाल के ले आएंगे। तो इशू ये है। अच्छा, फिर जनरल जहीर जो है वो भी रिटायर, उनको भी अरसा गुजर गया, वो 2013 का इलेक्शन क्यों नाराज हो गए मियां साहब? हालांकि देखिए इलेक्शन ऐसे हुआ था, यूं हुआ था, पहले मीटिंग्स हुई थी। अच्छा, वो लॉन्ग मार्च हो रहा था, उस लॉन्ग मार्च में क्या था, वकीलों खिलाफ बाहरी तहरीक क्या थी, आगे पीछे पाशा साहब सही तब शुरू हो गए। तो इसीलिए देखें बात ये सारी कि अगर इनके पास बहुत कुछ है, उधर भी बहुत कुछ है, तो वो मेरा ख्याल है कि रिस्ट्रेन करें तो बेहतर है इस वक्त मतलब है ये मुस्लिम लीग नून के लोगों ने उन्होंने कहा यार वो मसला ये है कि वो इमरान प्रोजेक्ट, इमरान के चक्कर में उनका नाम लेके तो उन्होंने उनके साथ तो बड़ी रिलेशनशिप्स रही हैं। 2013 का इलेक्शन हुआ है ना, जनरल जहीर थे उस वक्त, और पाशा साहब थे जब ये अदलिया बहाल हुई है और ये सारा कुछ हुआ है, और मेमो गेट हाजिरी बहाली तहरीक सारा उस वक्त हुआ है ना। तो उस वक्त जाहिर है कि दरमियान में बहुत कुछ है बहरहाल। तो अब इशू ये सारा कि वो शायद मेरे ख्याल से रिस्ट्रेन करें, वो बात ना करें, और हो सकता है करें भी, लेकिन फिर वो उधर से जवाब आएगा। इन दोनों शख्सियात के ऊपर तो 2-2 साल की है ना पाबंदी, उन पे नहीं है, वो तैयार हैं, वो फुल ना गोला बारूद लेके जवाब देने को तैयार हैं। तो ये इसको थोड़ा सा मेरे ख्याल से इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए, और एक मंशूर या जो भी बात है, जो भी रवायती होती है, इनके दौर में ऐसे हुआ, इनके दौर में ऐसे, वो वहां तक ठीक है, लेकिन बाकी अदारों को मर्जी है, हम तो मशवरा दे सकते हैं। अच्छा, अब उसमें ये है सारा सिलसिला, लेकिन फिर वही बात आ गई थी इलेक्शंस की तरफ जा रहे। ये अगर पहले हो जाता ना मामला, ये IMF वाला, तो ये सारी इस वक्त खिचखिच ना हो रही होती कि अच्छा अब फरवरी के अंदर क्या होगा, अच्छा पार्लियामेंट के थ्रू होगा, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू, तो पार्लियामेंट का रहना जरूरी है, तो इमरान खान कह रहे हैं इलेक्शन का ऐलान करो, इलेक्शन 90 दिन में होना जरूरी है, तो फिर पार्लियामेंट के साथ क्या होगी, फिर उसके बाद पैसे कब आएंगे, पैसे जब आएंगे तो उससे मतलब इतना कुछ करने की जरूरत क्या है? अगर पैसे डिले हो गए हैं तो फिर पहले असेंबलियां तोड़ दी जाएं, मजीद क्यों गालियां खाई जाएं, और अगर बाद में मतलब ये गड़बड़ है, अभी तक चीजें जो है ना वो तय नहीं है। अच्छा, आरिफ अलवी साहब के दरमियान में चल रहा है, अफवाहें हैं, मैंने पूछा ईवान सदर से, वहां पर भी ऐसी खामोशी थी जैसी शाहिद खाकान अब्बासी साहब के बयान के बाद खामोशी है ना, उनके तर्जुमान ने कहा कुछ नहीं हुआ। सर, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, लेकिन वो भी आरिफ अलवी साहब का भी इस्तीफे की अफवाहें हैं, वो इतना वो उनका तो इलेक्टोरल कॉलेज नहीं है ना। ठीक है, खाकान अब्बासी साहब अगर अलहदा हो जाते तो किसी पार्टी में जाएंगे या फिर इधर ही रहेंगे? या मुझे कुछ नहीं है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब बड़े संजीदा, मतलब मुझे तो हाँ, बड़ा अरसा, बड़ा पुराना साथ है उनका मुस्लिम लीग नून के साथ, और मतलब है कि इस तरह से जानना तो नहीं चाहिए, लेकिन जाहिर है उनका अपना फैसला है, उनका अपना सियासी फैसला है। लेकिन मैंने आपसे कहना और भी हैं, और भी शख्सियात हैं जिनको मरीम नवाज साहिबा जो है वो समझती हैं अंकल हैं, और वो जाहिर है कि मरीम नवाज साहिबा की पार्टी है, मुस्लिम नवाज शरीफ साहब की पार्टी है, वो जिसको मर्जी चाहें रखें, जिसको मर्जी चाहें वो हटा दें। तो ये कोई ऐसा इशू नहीं है जो कि कोई कौमी सलामती का इशू है, ये रियासती इशू है, तो जिसके बगैर जो है वो पता नहीं क्या रौला पड़ जाएगा मुल्क में, या कौन सा रौला हल हो जाएगा इसके एक के जाने से दूसरे के आने से। अच्छा, तो मतलब अच्छा इशू ये सारा कि देखें, ये जो मैं आपको बता रहा था ना कि ये जो दहशतगर्दी का वाकया हुआ है ना, बहुत बड़ा वाकया है ये, और इसको आप खित्ते के वाकयात से लिंक करके देखें। मतलब खितपूर जब आप समझेंगे ना कि अब ये फरवरी शुरू है ना, फरवरी 2023, तो अल्लाह ताला खैरियत से लेकर आए सारे महीने और सारा साल और सारा जो वक्त है। लेकिन आप देखें कि ये वो दिन है कि अगले चंद दिनों में, पिछले साल अगले चंद दिनों में प्यूटिन जा रहे हैं, 4 फरवरी को गालिबन प्यूटिन जा रहे हैं बीजिंग, और बीजिंग जाके प्यूटिन कह रहे हैं कि जी हमारा और चाइना का जो है वो एक अनलिमिटेड हमारी
हमारा साथ है, एक ऐसा साथ है जो जबरदस्त हमारा साथ है, रशिया और चाइना का अलायंस जो है वो जबरदस्त है। और उसके बाद वापस आते हैं पुतिन, और कुछ दिन के बाद यूक्रेन की जंग छिड़ जाती है। अब ये वो दिन है जब इमरान खान साहब का, कि अब मार्च में है ना, तो यानी अब ये वो दौर शुरू हो रहा है, एग्जैक्टली वो शुरू हो रहा है, ये वो दिन शुरू हो रहे हैं। अच्छा, नो कॉन्फिडेंस और ये सारा यूक्रेन साहब, और तो उसमें जो है वो अब यानी साल होगा, ठीक है, और ये स्टेलमेट पे चली गई जंग चली गई स्टेलमेट पे, यानी स्टेलमेट पे जंग चली गई है, तो फंस गई है। अब फंस गई जंग के इसमें। अच्छा, यूरोप जो है वो एक जगह खड़ा है या नहीं खड़ा, डिवाइडेड है, अमेरिकन कैसे देख रहे हैं उसको, अब वो F-16 तैयारी मांग रहे हैं, नहीं मांग रहे, क्या हुआ, तुर्की नेटो की एक्सपेंशन हो नहीं सकी, ठीक है, वो चाहते भी हैं अमेरिकन के हो जाए, वो नहीं हो सकी, ठीक है, मतलब है कि यूक्रेन जॉर्जिया की जो बात हुई थी 2018 में, तो जॉर्जिया में रशिया कूद गया था, फिर यूक्रेन की बात हुई तो 2014 में वो आ गए यहाँ पे, ऑरेंज रेवोल्यूशन जब हुआ यहाँ पे, तो वो उनके लिए वो जंग चल रही है वहां पे। लेकिन वो जंग फैलते फैलते जो है वो उसके नतीजे में दुनिया तब्दील हो गई है। अच्छा, पाकिस्तान जो है ये फंसा हुआ अपने इंटरनल टर्मोइल में, ये पिछला एक साल देखें ना तो पाकिस्तान उलझ गया अंदर, मतलब अब अब पाकिस्तान अंदर उलझा हुआ है। टैक्स कैसे होंगे, टैक्स रेवेन्यू क्या होगा, FBR का चेयरमैन कौन होगा, काबीना कैसे कम होगी, काबीना कैसे बढ़ेगी, क्या किस सीटों का क्या होगा, केस का FIR किस पे कट गई, किसकी जमानत, आप इसमें उलझ गए हैं, उन्होंने उलझा दिया ना, अंदर ही अंदर आपको उलझा दिया। और आज हम अभी बात कर रहे हैं तो आप ये देखें कि बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं, क्योंकि किसने कहां जाना है, किस ब्लॉक में जाना है, वो तय होना है अभी। और ये वो वक्त आ गया जो इंडिया के लिए भी अब बड़ा यानी बड़े इंटरेस्टिंग डेज है ना, इंटरेस्टिंग डेज हैं कि, और वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखें एंथनी ब्लिंकन महमूद अब्बास से मिले जी। अच्छा, एंथनी ब्लिंकन मिले महमूद अब्बास से, इसराइल का दौरा कर रहे थे, लेकिन उसमें कोई बड़ी प्रोग्रेस नहीं हुई। महमूद अब्बास जो है वो कोई कुछ फलस्तीनी इशू को उन्होंने कहा 2 स्टेट सॉल्यूशन, मैं कुछ लोगों को यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ, वो अपने जो अमेरिका के फलस्तीनी मंदूब है उनको छोड़ के जा रहे हैं वहाँ पे, वो सारा होगा, लेकिन कोई बात नहीं बनी फलस्तीनियों के लिए, उसमें कुछ नहीं रहा उनके दौरे में, लेकिन ब्लिंकन वहाँ पर आके गए। अच्छा, इसी दौरान जो है वो जो जैक सलिवन है उनकी मीटिंग वाशिंगटन में हुई अजीत डोवाल के साथ, जो इंडिया के NSA हैं, और इंडिया के NSA के साथ उनकी मीटिंग हुई। तो उस मीटिंग की सिग्निफिकेंस ये हुई कि एक तो उसमें टेक्नोलॉजी देने की बात हुई, टेक्नोलॉजी दी जाएंगी, और अच्छा अब टेक्नोलॉजी कहां तक शेयर होती हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और एग्जिस्टिंग, ये सारी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, और ये सवालिया निशान है। और इसके ऊपर मैंने बात की, अमेरिकन से भी मेरी बात हुई जो इसमें इन्वॉल्व हैं टेक्नोलॉजी में, और जो उनकी टेक कंपनीज हैं, और इंडियंस से भी बात हुई, और मैं इंडियन सफारतकारों की बात कर रहा हूं, और मैं उनसे बात कर रहा हूं कि जब ये पिछले कुछ अरसे में जब कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में, तो ट्रस्ट डेफिसिट है, वो अपनी टेक्नोलॉजी को किसी को नहीं देता, कोई अपनी टेक्नोलॉजी किसी को, आज की दुनिया में खेल ही है सारा कि आपने टेक्नोलॉजी अपनी किसी को नहीं देनी, एक हद तक देख के उसके बाद डिपेंडेबल रखना है अपने, कि कोई कल को हमारे हाथ से कोई भी, इस हद तक कि इसराइल को भी अमेरिकन, हालांकि मैं बड़ा हैरान हुआ सुन के, वो अमेरिकन जो कह रहे थे कि हम इसराइल, और इसराइल कह रहा था कि हमारी, तो वो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर जो होता है ना, वो एक बड़ी ऐसी चीज होती है जो बहुत मुश्किल होता है कि आप टेक्नोलॉजी अमेरिकन दे दें। अच्छा, और माजी और किसी, देखिए ना, माजी में सारी हर चीज चाइना को दी उन्होंने, चाइना ने उठा के, वो चाइना आगे निकल गया या साथ खड़ा है उनके, या आगे निकल गया हुआ है। तो बात यह है कि कुछ उन्होंने खुद बनाई, कुछ चाइना ने वहां से उठा लिया। तो अब इशू ये है, तो वो टेक्नोलॉजी देते हुए वो बहुत ज्यादा जो है वो मोहतात हैं कि दुनिया में टेक्नोलॉजी दें या ना दें। दूसरी जो बात है वो ये है कि, तो वहां पर अजीत डोवाल के साथ उनकी मीटिंग हुई, लेकिन उसमें साथ ही जो दूसरी बात हुई, जनरल जो इलेक्ट्रिक के इंजीनियर, वो जो इंजन्स हैं, वो भी शायद देने की बात हुई। वो इसलिए देने की बात हुई कि इंडिया जो है वो जरा रशिया से दूर हो जाए। एक इत्तेहाद टूट गया पिछले साल, जो असल में क्वाड से ज्यादा मजबूत इत्तेहाद था, और वो तो ब्रिक्स। देखिए, ब्रिक्स में ब्राजील में वो गवर्नमेंट कम्युनिस्ट आ गए, उसके बाद रशिया एक तरफ चला गया, रशिया से हटाने के लिए इंडिया को ये पेशकश हुई है कि हम आपको जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन देते हैं। उसके बाद इंडिया दरमियान में, और फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका, उधर एक्सरसाइजेज हो रही हैं चाइना की और रशिया की, तो ब्रिक्स तो खत्म हो गया।
अच्छा, अब ये आप इसकी इंपॉर्टेंस देखें ना कि ये बीच में ब्लास्ट हो रहा है, तो मैं आपको सराउंडिंग बता रहा हूं। ईरान का ये कहना है कि हमारे यहां जो ड्रोन अटैक हुआ इस्फहान में, उसके लिए जो कुर्दिस्तान के इलाके हैं, देखें वहां पर दो किस्म की मलेशियस काम कर रही। मैं उन इलाकों में गया हूं, तो एक तरफ से मतलब आप पूछिए ना कि कौन से कुर्द हैं, तो एक वो कुर्द हैं जो कि तुर्की के खिलाफ हैं, और एक वो कुर्द हैं जो ईरान के खिलाफ हैं। मतलब इस तरह से हैं, ठीक है। और उन्होंने अपने इलाके ऐसे करके, इरबिल से आप थोड़ा सा आगे निकल जाएं तो वो एक जगह आ जाती है जहां से आपको बिल्कुल ऐसे ईरान का बॉर्डर नजर आ रहा होता है सामने। तो ईरान का कहना ये कि वो इराक में जो कुर्द इलाके हैं वो इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन ये वो इलाके हैं जहां जो गालिबन जहां पर यानी जो ईरान के अगेंस्ट कुर्द हैं, वहां से ये ड्रोन लॉन्च हुए हैं। ठीक। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी जो बात है वो ये है कि जो मैंने इंडिया के हवाले से बात की ना, अब हुआ क्या है कि एक तो ये वहां पे जैक सलिवन के साथ अजीत डोवाल की मीटिंग हो रही है। ऑस्टिन लॉयड जो हैं, जो कि उनके सेक्रेटरी दिफा हैं, ऑस्टिन लॉयड जनूबी कोरिया के बाद फिलिपीन में है, और फिलिपीन में वो कह रहे हैं कि हमें मजीद यहां पे अड्डे चाहिए। यानी सारा कुछ इधर ही हो रहा है, इर्द गिर्द ही हो रहा है। जो पाकिस्तान में एक धमाका होता है और उसमें 100 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो जाते, ठीक है। अच्छा, और बड़ा वेल प्लान्ड कैलकुलेटेड सारा। अच्छा, अब वो उधर है। नेटो के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, वो सेक्रेटरी जनरल जो है वो भी साउथ नेटो, यानी नेटो जो है वो उधर पहुंचा हुआ है। अच्छा, फिलिपीन का दौरा कर रहे हैं और वहां पे और बेसिस मांग रहे हैं, और साउथ कोरिया का भी दौरा किया ऑस्टिन लॉयड ने। और फिलिपीन के अंदर वो 5 उनकी ऑलरेडी बेसिस हैं जहां पर मौजूद हैं अमेरिकन। फिलिपीन सबसे पुराना इत्तेहादी है इस खत्ते में अमेरिका का, लेकिन अमेरिकन चाह रहे हैं कि और यहां पर आ जाएं, साउथ कोरिया, ये सारा। अच्छा, अब चाइना जो है, चाइना इस पूरी जंग को अगर ओवरऑल देखें तो स्टेलमेंट में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ना प्यूटिन माशी तौर पे कमजोर हुआ, ना प्यूटिन के अंदर बगावत हुई। ये नहीं अमेरिकन कैलकुलेशन कि प्यूटिन फौरन हुकूमत गिर जाएगी, मईशत तबाह हो जाएगी, उनका स्विफ्ट पाबंदियां लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, वो भी नहीं हुआ। और जो प्यूटिन की कैलकुलेशन थी कि ये यूक्रेन कोलैप्स हो जाएगा, ये भी नहीं हुआ। तो स्टेलमेट एक पड़ा हुआ स्टेलमेट, जिसके नतीजे में अच्छा उधर वो अब प्रेसिडेंट बाइडेन ने हवावे पे पाबंदी लगा दी, लेकिन लेकिन मसला यह है कि इस पे और यूरोप डिवाइड होगा। ये मैं आपको सिर्फ ये दिखाऊं कि यूरोप के अंदर जो चाइनीज कंपनीज हैं वो तो 50 से ज्यादा, यानी वहां पर कई मुल्क ऐसे हैं जहां पे जर्मनी में तो आपको हुआवे नजर आता है, स्पेन में, इटली में, पुर्तगाल में हुआवे। अब ये अगर हम चार्ट ये दिखा सकें तो ये तो सारी की सारी, अगर आप ऊपर से देखें, रोमानिया, हॉलैंड, बल्गारिया, ऑस्ट्रिया, ये चाइना ही काम कर रहा है वहां पे। हंगरी, इटली, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, फिनलैंड, बर्तानिया। अच्छा, बर्तानिया ने कहा है कि बंद कर दी जाए, लेकिन उसके बावजूद वहां पे 47% चाइना, अब उन्होंने डेडलाइन एक्सटेंड कर दी है 5G की, वो कह रहे हैं 2023 तक। इशू ये सारा कि ये पूरी जो आपका चेस बोर्ड है ना, इस पूरे चेस बोर्ड के अंदर एक तो पाकिस्तान इंटरनल मामलात में फंस गया है, वो पूरी तरह फंसा हुआ है। महंगाई, आटा, इलेक्शन कैसे होगा, मेयर कैसे, कौन इलेक्ट होगा, क्या होगा, ये जिसमें वो बड़े फैसलों से आप चूंकि उसमें इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे, तो इसीलिए मुझे बताएं ना कि क्यों आपसे, अब जब आप जाते हैं किसी मुल्क में, मतलब मुझे बताएं, अब आप किसी मुल्क में जा रहे हैं तो वो आपसे पहला सवाल ही पूछ रहे हैं कि आप ये कहां पे हैं। मतलब मॉस्को से अब अमेरिका चले गए, सर ब्रेक वापस आके बात वो पूछ रहे हैं कि आप मॉस्को के साथ हैं या अमेरिका के साथ हैं, तो कहेंगे हम अमेरिका के साथ हैं। भाई मॉस्को के साथ ये मतलब ये है कि वो जो क्लैरिटी है ना, ब्रेक ले लेते हैं, रियासत की क्लैरिटी नहीं हो पा रही इस वक्त। सही हो गया नाजरीन, एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर, कि हमने बतौर पाकिस्तान कहां जाना है, और ये 2 साल से रौला पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं ना कि सकते जी मजीद बात करेंगे। नाजरीन एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, जो इस वक्त के हालात हैं मुआशी तौर पर भी और सियासी तौर पर भी, क्या ये आने वाले दिनों में मजीद ये मामलात ख़राब होंगे और मजीद सियासी और मुआशी कशीदगी बढ़ेगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो अच्छा, ये जो हमारे इंतहाई मोहतरम मिफ्ता इस्माइल साहब, शाहिद खान अब्बासी साहब और दीगर
शख्सियात भी हैं, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, ये जो और भी शख्सियात इसमें इकट्ठी हो रही हैं, और वो री इमेजिनिंग पाकिस्तान के वाले से मैंने बात की थी चंद रोज़ पहले। मैंने कहा था कि इसका उर्दू में कुछ बताएं ताकि हम उसको उर्दू में हम इसको बता सकें कि इस तहरीक जो है इसका क्या नाम है उर्दू। क्योंकि ये जो री इमेजिनिंग पाकिस्तान है, ये जो लफ्ज़ है री इमेजिनिंग पाकिस्तान, तो कॉपीराइट होते हैं ना, कुछ लोग ले जाते हैं उठा के, तो जैसे जबरदस्त, जैसे अब आप देखें कई लोग बदमाशी या इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं चुप करके सुनता रहता हूँ, माशी दहशतगर्दी सुनता रहता हूँ चुप करके, अच्छा जी ठीक है। लेकिन आप देखें कि वो जो ये जो री इमेजिनिंग पाकिस्तान है, ये तो जो हमारे साबिक सफीर अमेरिका में हुसैन हक्कानी साहब जी, उनकी किताब का नाम है। बिल्कुल उनकी जो किताब है हुसैन हक्कानी साहब की, जो मेरे ख्याल से उनकी लास्ट बुक यही उनकी सामने आई थी शायद, ये इससे पहले, उसका नाम है री इमेजिनिंग पाकिस्तान। तो अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि वो री इमेजिनिंग पाकिस्तान जो नाम है, ये क्या हुसैन हक्कानी साहब की किताब से मुतासिर होकर रखा है, हुसैन हक्कानी साहब से पूछा है? क्योंकि देखें ना कैसा बिक रहा है ये री इमेजिनिंग पाकिस्तान। अच्छा, आप बुक स्टोर पे जाएं तो आप पूछें कि यार शाहिद खान अब्बासी और ये सब सारे क्या चाहते हैं, तो वहां पे हुसैन हक्कानी साहब की किताब आ जाएगी सामने। आप कहेंगे एक मिनट ठहर जाओ, ये क्या हुसैन हक्कानी साहब ने री इमेजिनिंग पाकिस्तान का मंशूर तहरीर की है? ये अजीब कंफ्यूजन है, तो बराए करम इसको जरा बताएं, क्योंकि देखिए ना एग्जैक्ट वही लफ्ज है ना, वही री इमेजिनिंग पाकिस्तान लिखा है, नीचे कॉन्फ्रेंस हो रही है, सारे बैठे हुए हैं। अब हक्कानी साहब बैठ के खुश हो रहे होंगे बैठ के मेरी किताब के, उधर कहेंगे यार मेरी किताब की तकरीबें रोनुमाई में सारे लोग शरीक थे, सारे सियासी शख्सियत। किताब के नाम है किताब का, वो पहले किताब आई हुई है, ये तो बाबी शुरू, तो इनको कोई लफ्ज बाहर। हुसैन हक्कानी साहब को मुबारकबाद हो, अगर वो भी उनका नाम इन्होंने उठा लिया सब लोगों ने, इनको कोई लफ्ज ही नहीं मिला और री इमेजिनिंग पाकिस्तान के अलावा, तो क्या कर सकते हैं? तो बहरहाल ये है कि अब ये भी अजीब चक्कर है, ठीक है ना। हुसैन हक्कानी साहब ने कुछ कहा भी नहीं इसमें अभी तक, वो ट्वीट करके कि यार ये भाई ये तो मेरी किताब है, वो भी इंजॉय कर रहे होंगे कि बैठ के, यार इनको कोई किताब कोई नाम ही नहीं मिला दूसरा। अच्छा एनीवे, अच्छा तो अब मैं इसे भी कह रहा हूं कि जो रीजनल जो खित्ते के मामलात है ना, खित्ते के मामला तेजी के साथ पूरा स्टेल हो गया एक साल। अब आप देखें कि पूरे एक साल में यूक्रेन की जंग ने दुनिया को उलट पुलट करके रख दिया। यानी ये मुल्क अपनी पोजीशन तैयार कर रहे हैं, मतलब जर्मन ने कहां जाना है, ठीक है, फ्रांस ने क्या करना है, साउथ चाइना सी में क्या हो रहा है, ये आपका फोर्थ रेवोल्यूशन आ गया है, मतलब हम उससे पीछे रह गए हैं। मतलब जो रेवोल्यूशन हम कहते हैं ना, वो फलाना मुल्क आगे क्यों रह गया, पीछे फलाना मुल्क पीछे क्यों रह गया, 300 साल बाद सोच रहे होते हैं। एक नया रेवोल्यूशन आ रहा है टेक्नोलॉजी का, और आपके यहाँ पे लाइट गायब है और उसकी पता ही नहीं चल रहा कि साइबर अटैक हुआ था कि क्या हुआ था, मतलब पता ही नहीं चल रहा। और आप यहाँ पे स्टार्टअप आपके बच्चे खाक करेंगे, यहाँ पे वो लाइट ही चली गई, बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें, बिजली बंद करो, गैस बंद करो, ये ना जलाओ, बच्चों ने क्या। इशू ये सारा कि इस टेक्नोलॉजी जब ये पूरा एक रेवोल्यूशन है ना, आगे कई सालों तक तो इसी का यही है, जो इसमें निकल गया आगे वो निकल गया। 5G आ चुका है पूरी दुनिया में, लग चुका है, आगे 6G पे जा रहे हैं। आपके यहां 5G नहीं आया, आप पूरा स्किप कर गए ना। ये जो डिजिटल आपका जो सिल्क रोड था, इसका ये डिजिटल सिल्क रोड था ना, ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, तो इसकी डिजिटल साइड तो आपकी वो फिजिकल ही नहीं बना, तो डिजिटल तो छोड़ देना आप कि ओवे ने कब आना था, तो कब लगाना था, तो क्या होना था। आप इतना पीछे रह गए हैं फैसला साजी में कि अब अगर आप, मुझे नहीं पता कि किस स्पीड से बताओ रियासत आप भागेंगे, तो आप इन अच्छा जितने आपके ऊपर एलीट हैं उनको इसकी कतन फिक्र नहीं है, क्योंकि उनके बच्चे सब बाहर, वही बात है, वो बाहर पढ़ रहे हैं, वो सीख रहे हैं। आगे जाके आप कहेंगे कि यार पाकिस्तानी जो है, मतलब है कि हम नई नस्ल में इनके ऊपर रूलिंग क्लास कहां से, तो वो सारा किसी ने वहां से पढ़ी हुई यूनिवर्सिटी से डिग्री ली हुई, वहां से ली हुई, वहां से ली, उनके बच्चे सारे वो पढ़ के नाजिल हो जाएंगे। और यहाँ के जो आपके बच्चे हैं जो पाकिस्तान में ही जिन्होंने रहना है और पाकिस्तान के लिए, वो पीछे, उनको पता ही नहीं कि वो टेक्नोलॉजीज क्या है। कोई उसमें से यूट्यूब में जा रहा है, कोई ये खोल रहा है, कोई, उनको ज्यादा टिकटॉक का पता है, या उनको यूट्यूब चैनल देखो, या वो व्हाट्सएप करते रहो बैठ के। तो इशू ये है कि इस पूरे दौर को हम इस तरह गुजार रहे हैं जैसे कि एक पिकनिक होती है ना, एक बतौर रियासत के, यार कोई होता रहता है, चलता रहता है। मुल्कों के अंदर बड़े बड़े बहरान हैं, मुल्कों में बड़े बड़े बहरान हैं, इंडिया में, इसराइल में, आप देखिए अरब वर्ल्ड के अंदर, लेकिन वो इस रेवोल्यूशन से अपने आप को पीछे नहीं रखा हुआ। इवन लेबनान के अंदर अगर आप जाएं, लेबनान के अंदर आपको ये टेक्नोलॉजी के ऊपर, जो उनकी अमेरिकन यूनिवर्सिटी बैरूत की,
जो कि इतनी ज्यादा ऑपरेशन नहीं है, लेकिन इवन देन आपको वहां पे लोग काम करते नजर आएंगे, वो इधर उधर ट्रेवल करते हैं और वेल अवेयर। हाँ हाँ, मतलब यहां तो इशू ये है ना कि आपने ऐसा फंसा दिया लोगों को कि उनसे एक शख्स से अपना वो कितने बड़े खानदान को, कितने लोगों को संभालेगा, बिजली का बिल कैसे होगा, वजीर खजाना अगली दफा आएंगे IMF वाले तो कौन वजीर खजाना होगा, हुकूमत रहेगी नहीं होगी, निगरान होगा, इलेक्शन। ये जितनी जल्दी आप इस सियासी अदम इस्तेकाम से निकलेंगे ना, और जो कि नहीं निकल रहे अभी तक, लेकिन ये महीना डिसाइसिव है फरवरी का, इसमें आपने आर या पार हो जाना है बतौर रियासत। ये मैं बताऊं क्योंकि इतना डिले हो चुका है ना, इतना डिले हो चुका है, इतना लोग बेजार हो चुके हैं कि ये देखें, ये 8 साढ़े 8 लाख लोग तो निकल गए थे ना पिछले साल नौजवान। आप जरा कतारें देखें जो पासपोर्ट बनाने के लिए खड़े हैं यंगस्टर्स, तो बात और जो स्किल लेबर है, तो इशू ये सारा कि वो उन्होंने काम करना है और अपने यहीं पर उन्होंने अपनी फैमिलीज को सपोर्ट किया, यहां पर है ही कुछ नहीं। तो कोई ये बस मैंने कहा ना, जनवरी का महीना, ये सॉरी फरवरी का महीना, इसमें IMF, इसमें इलेक्शन होना ही नहीं होना, केसेस, सिक्योरिटी इश्यूज, बाकी सारे मामलात, इसमें हमने ये तय हो जाना है कि रियासत ने कहां जाना है। रियासत के हनीमून के अभी मोड में चल रही है, ठीक है, या हमने कोई फैसले करके अपने आप को ठीक करके हमने बतौर एक मुल्क, होता है ना कि एक रियासत, ये नहीं कि फलां आदमी ये कह रहा है, फलां ने उसको गाली दे दी, फलां ने कह दिया ये हमारा भाई है, फलां ने कह दिया हम चाइना के साथ, रूस के साथ हैं, फलां ने कहा अमेरिका के साथ हैं, मतलब एक रियासत की पॉलिसी होती है ना, रियासती पॉलिसी क्या होगी, रियासती पॉलिसी। बाकी भी कंफ्यूजन में है इस वक्त। मैंने आपसे कहा ना कि अगर वो रशिया के वेपन्स को रोकता है इंडिया, तो क्या ये पॉसिबल होगा कि अमेरिका सारा उनको देखिए, उनके जहाज टकरा रहे हैं आपस में, कुछ फ्रांस से लिए हुआ है, कुछ इधर से लिए हुआ है, कुछ उधर से लिए हुआ है, तो क्या मुकम्मल तौर पे वो और रशिया के वेपन्स से तो चाइना से लड़ेंगे? सर बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल ये कंफ्यूजन है कि किस ब्लॉक में जाना है, उन्होंने भी और हमने भी, और बाकी दुनिया भी, यूरोप के मुल्कों ने भी, ठीक है, और साउथ एशिया के और मिडिल ईस्ट के। जी नाज़रीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नायला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। ठीक डॉक्टर, अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।